किसी का पहला दिन तो नहीं है आज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इफ एनीबडी ज्वाइनिंग इट फॉर डे 1 प्लीज ओपन योर वेबकैम। आई बिलीव सभी लोग क्लियर कर लें। अलजबा बेटा वीडियो चालू कर पाएंगे आप? मेरा माइक्रोफोन म्यूटेड है। हाय राम, कैसा कर दिया ये ना ये भुवनेश। हेलो, गुड इवनिंग। अनम्यूट कर सकते हैं, वेरी गुड। जो भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, आप अपने वीडियो कैम ऑन कर लीजिए। हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। मैं पढ़ा रहा हूं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अलजबा कुरियन, प्लीज आप बात करिए वीडियो ऑन करके। हाय, फ्रॉम कहां से अलजबा आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। अदिति दिख रही मेरे को 668। अच्छा, आप पहला दिन है आज आपका अलजबा? आपका वीडियो थोड़ा अटक रहा है, कोई बात नहीं, आप मुझे सुनिए ध्यान से। और जो एक क्लास कल हुई है आगे और पहले, उसको हम वीडियो के रूप में आप तक पहुंचा देंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है ना। आप ध्यान से सुनिए आज से। चलिए अदिति, आगे बढ़ते हैं अपन। दो अदिति दिख रही मुझे, राइट? दोनों में मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूं। आई नो वन अदिति एंड सेकंड आई विल बी नोइंग। रिद्धि अग्रवाल इज देयर, सो लेफ्ट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो start their webcams, that is good to see। बात करते हैं कि what is bookkeeping। तो सर ने बताया process of recording of business transaction in the books of accounts for future reference। what is transaction, सर ने बताया any exchange between two parties with mutual concern and mutual benefit having monetary value is known as transaction। दो लोगों के बीच किसी प्रकार का लेन देन ट्रांजेक्शन कहलाता है। फिर कल हमने पढ़ा व्हाट इज एसेट। बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल भाषा। कोई भी संपत्ति जो हमारी है, जिसकी हमारे लिए यूटिलिटी है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जिसको हम जैसे चाहे उपयोग कर सकते हैं, राइट? और जो किसी प्रीवियस ट्रांजैक्शन के कारण क्रिएट हुई है, हमारे पास आई है, राइट? ऐसी हर चीज को हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? असेट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, goods, cash, bank balance, jewelry, investments, what all, vehicles, motors, furniture, all are our assets। फिर इस assets का मैंने क्लासिफिकेशन समझाया, वो मैं एक बार रिव्यू करता हूं। मैं बहुत छोटे से, बहुत धीरे से, शांति से रिव्यू कर देता हूं। पढ़ाता इतना डिटेल में हूं, लेकिन उसका रिवीजन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, और ये आप सीखेंगे भी मुझसे। खटखट मत करो पेन की, जो भी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ध्यान रहता बेटा मेरा सब पे। एसेट्स कल बताया क्या होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन एक बार और समझ लो, स्कूल में कई बार बताते कई बार नहीं। एसेट के क्लासिफिकेशन में पहला है टेंजेबल एसेट, दूसरा है इनटेंजेबल, और तीसरा है वास्टिंग। तीनों बताता हूं। टेंजेबल मतलब जिसका फिजिकल शेप है, साइज है, एग्जिस्टेंस है, जैसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो भौतिक रूप से विद्यमान है, जिसका वेट है, मास है, दैट इज टेंजेबल असेट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स, सब कुछ टेंजेबल है। इनटेंजेबल, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, हैविंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉनेटरी वैल्यू हां, ओनरशिप हां, यूटिलिटी हां, फ्री डिस्पोजेबिलिटी हां, एग्जिस्टेंस ऑफ पास्ट हां, लेकिन शेप साइज बिल्कुल भी नहीं है। इनटेंजेबल असेट वो थी, उसका मैंने एग्जांपल दिया था गुडविल, अगर याद आ गया हो। और मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से गुडविल समझाया था बच्चों को कि गुडविल होता क्या है और कैसे होता है। फिर भी बताता हूं गुडविल कैसे इंटेंजेबल है। गुडविल होती है सौम्या, पर दिखती नहीं है। उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी होती है, पर वो दिखती नहीं है कि वो इतनी बड़ी है कि इतनी छोटी है। गुडविल इज व्हाट? रेप्यूटेशन, क्रेडिटेबिलिटी, इमेज ऑफ द बिजनेस,
in the market, in the society, right? Trust of the business in the market, in the society, for which people are ready to pay extra. That is called one way to understand as goodwill, right? हम एक पेन खरीदने जाते हैं, वो 2 रुपए का भी होता है, 20 रुपए का भी होता है, 50 रुपए का भी होता है, क्वालिटी होती है, लेकिन ब्रांड भी होता है, पेरे कार्दिन, है ना? अगर अपने को खरीदना है और मोबला लेना है तो मोबला तो भैया 5,000 10,000 के तक का जाता है। तो भैया उसमें ऐसा क्या है, सोने की उसमें इंक है क्या? नहीं, लेकिन उसका एक ब्रांड है, उसकी एक इमेज है, उसकी एक गुडविल है। फोन है 6,000 का भी आता है और 60,000 का भी आता है और 5 लाख का भी आता है। घड़ी है 200 की भी आती है, 2 लाख की भी आती है। आर यू गेटिंग? तो जो 2 लाख की घड़ियां हैं वो क्या है? वो एक तरीके की उन ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड वैल्यू है, गुडविल है, उतने बड़ा नाम है। आर यू गेटिंग? तो वैसे ही जो बड़ा नाम, जो ट्रस्ट जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। एक समझने के लिए, अभी उसको हम सीखेंगे आगे वैल्यूशन वगैरह वो मॉनेटरी टर्म में, तो वो होती है इनटेंजिबल एसेट। तीसरी मैंने बताई थी वास्टिंग एसेट। सर ये वास्टिंग एसेट्स क्या होती है? ऐसी एसेट्स बच्चों जो कि हमको मदर नेचर से मिली है, द एसेट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर टू द ह्यूमन बीइंग, पहली चीज। नंबर 2, विच कैन नॉट बी रिक्रिएटेड बाय द आर्टिफिशियल ह्यूमन एफर्ट्स, वो आर्टिफिशियल ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा रिक्रिएट नहीं की जा सकती। और तीसरी बात, विच विल लूज इज रिसोर्सफुलनेस एज टाइम पासेस बाय, मतलब वो एक समय आकर 100% एग्जॉस्ट हो जाएंगी। ऐसी एसेट्स क्या कहलाती है? वास्टिंग एसेट। ऑयल रिजर्व्स, कोल माइंस, गोल्ड माइंस, राइट, है ना, पत्थरों के खदाने, सब कुछ जिसको हम खुद रिक्रिएट नहीं कर सकते, दीज आर वास्टिंग एसेट्स। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एसेट। टाइप्स ऑफ एसेट में 2 थी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। सर ये नॉन करंट एसेट क्या है? ऐसी एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रहेगी। तो लॉन्ग टर्म मतलब कितना टाइम सर? मिनिमम मोर देन 12 मंथ, 1 वर्ष से ज्यादा के लिए जो एसेट हमारे पास रहेगी, जिसको हमने बेचने के लिए अलजबा नहीं खरीदा है, जिसका हम उपयोग सोमिया बार बार अपने बिजनेस में करेंगे, वो क्या कहलाएगी बेटा? नॉन करंट एसेट, राइट? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हमारे बिजनेस के लिए फर्नीचर, ये बोर्ड, ये पंखे, ये पीएस सिस्टम, ये कंप्यूटर, ये सब नाटा की क्या है? नॉन करंट लॉन्ग टर्म एसेट। करंट एसेट क्या है? आई एम रिवाइजिंग, नहीं तो मैंने कल कितने डिटेल में एक एक समझाए थे, सबको पता है। करंट एसेट क्या है? जिसका नेचर ही करंट है, फ्लोइंग एंड फ्लक्चुएटिंग, जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास है, जिसका हम एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार हमको बेनिफिट मिलने वाला नहीं, और वो हमारे पास होगी फॉर लेस देन 12 मंथ ऑफ पीरियड, छोटे समय के लिए, 10 दिन, 15 महीने, 2 महीने में आती जाती रहेगी। वो क्या कहलाती है बेटा? current asset. The assets which are there with the business for a period of less than 12 months, the assets which are not going to be reused again and again, the benefits are not long lasting, it will change its quantity and value every now and then, is known as current assets, right? आज फिर आगे बढ़ेंगे कुछ नए टर्म्स के साथ। कल और टर्म्स समझाई थी, सेल्स, परचेज और स्टॉक, ये भी 3 बताया था मैंने। सेल्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स? द अमाउंट ऑफ गुड्स, कमोडिटी एंड सर्विस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर is known as sales. Value of goods, commodity and service sold by the business during a year for earning of profit is known as sales. जो भी माल, सर्विस, गुड्स किसी भी बिजनेस ने 1 साल के दौरान बेचे हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्स। सेल्स के 2 प्रकार थोड़ा ऐड कर दूंगा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। ऐड कर लेना कल के उसमें। सर ये कैश सेल क्या होती है और क्रेडिट सेल क्या होती है?
जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं और इमीडिएट हमको पैसा मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैश सेल्स। क्या बोलते हैं उसको हम? कैश सेल्स। तक से गुड्स सोल्ड एंड इमीडिएट मनी इज रियलाइज। जैसे आप बिजनेसमैन हैं और आपका जीन्स टी शर्ट्स और रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, आपकी दुकान पे लोग आए, उन्होंने जीन्स टी शर्ट और अदर शर्ट ट्राउजर्स खरीदे और उसी समय आपको पैसा दे दिया, मान लो 10,000 का, तो वो 10,000 रुपए क्या कहलाएंगे? आपकी कैश सेल्स। तो कैश सेल क्या है? द सेल्स इन विच the value is realized immediately at the point of sale. The value realized immediately at the point of sale is known as cash sales. Now what do you mean by credit sale? तो ये है उधार, मतलब माल हमने आज दिया, पैसे हमें भविष्य में मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? क्रेडिट सेल। तो कैश सेल मतलब when the money is realized at the time of goods sold is known as cash sale, or credit sale means money will be received in near future, that is known as credit sale. और इस क्रेडिट सेल से बनेगा एक टर्म, लिखिए डेटर्स, जो हमारी करंट असेट होगी। व्हाट डू यू मीन बाय डेटर्स? लिख लीजिए टर्म डेटर्स। कौन होते हैं डेटर्स? डेटर्स वो पार्टीज हैं, पहले सुन लीजिए फिर मैं लिखाऊं, खाली इतना लिख लो डेटर्स। डेटर्स कौन हैं? वो पार्टीज अदिति जिनको हमने गुड्स और कमोडिटीज बेचे हैं उधार में, गुड्स और कमोडिटी बेचे हैं उधार में और उनसे हमको पैसे मिलेंगे भविष्य में, उनको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। बी साइलेंट है इसमें, स्पेलिंग है DEBTORS, डेटर्स, राइट? एंड दीज आर द पार्टीज फ्रॉम whom मनी विल बी रिसीवेबल इन नियर फ्यूचर। लिखिए डेटर्स को, द पार्टीज टू whom और द कस्टमर्स टू whom, जो भी लिखना चाहें आप, गुड्स commodity and services, goods, commodity and services were sold on credit, were sold on credit and money will be received and money will be received in near future. They are known as our debtors. They are known as our debtors. And it is our current asset. It is our current assets. राइट? अब इसके बाद एक और टर्म आएगी, टोटल सेल्स। बहुत सिंपल है। व्हाट इज टोटल सेल्स? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। लिखते चलो, दैट इज हो गई टोटल सेल। भाई हम नगद भी माल बेचते हैं, हम उधार भी माल बेचते हैं, तो टोटल सेल कैसे निकलेगी? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स, राइट? फिर वर्ड आएगा नेट सेल्स। ये सब आपके काम की चीजें हैं, सब अकाउंटिंग में आएगी। ये क्या होता है सर? लिख लीजिए नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नई टर्म आ गई सर, सेल्स रिटर्न क्या है? लिखा रहा हूं, पहले लिख लीजिए। नेट सेल इज टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो व्हाट इज सेल्स रिटर्न? सर हमको ही मालूम है, पर लिख लो। जिन लोगों को हम माल बेचते हैं, कभी कभी किन्हीं वजहों से वो लोग हमारे माल को वापस कर देते हैं, तो जब हम माल बेचते हैं तो वो सेल्स है, और जब बिका हुआ माल हमको वापस आता है तो वो क्या है? सेल्स रिटर्न। क्या कहलाता है बच्चों? वो सेल्स रिटर्न। गॉट इट? तो सेल्स माल
गुड्स सर्विसेज का बेचना सेल्स है। वो दो प्रकार से बेचा जाता है, नगद और उधार। कैश मतलब इमीडिएट पैसे मिल गए, क्रेडिट मतलब माल आज बेचा है, पैसा भविष्य में मिलेगा। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो एक और टर्म आती है जिसका नाम क्या है, डेटर्स। डेटर्स कौन है, वो कस्टमर जिनको हमने उधार माल बेचा है और जिनसे पैसा हमको भविष्य में मिलने वाला है, वो कौन है, हमारे डेटर्स। फिर आया टोटल सेल, तो कैश और क्रेडिट को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, टोटल सेल। फिर आएगा नेट सेल। सर नेट सेल्स क्या होता है, जब टोटल सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न। तो सर सेल्स रिटर्न क्या है, लिखो, द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड but returned by the customer because of some reason. The amount of goods sold were returned by the customers because of some reason is known as sales return. आया चीज समझ में? तो मैं पुराने के साथ नया भी रहूंगा। अलजबा बात समझ में आ रही है जो बता रहा हूं अभी तक, सेल्स, कैश सेल, डेटर, यस और नो? हेलो, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परचेज में आते हैं, तो हमको पता है परचेज क्या है। परचेज सर वो सारी गुड्स, कमोडिटी एंड सर्विसेज हैं जो हमने खरीदी है फॉर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। कुछ भी हमने खरीदा जिसको हम बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, उसके लिए पूरे अकाउंट्स में एक ही टर्म है, परचेजेस, राइट। आप कितने बड़े मॉल में जाएं, उनके पास जितना माल उन्होंने ला के रखा है आपको बेचने के लिए, वो सब माल जो माल मॉल में खरीदा गया है उसके लिए एक ही टर्म है, परचेस। 1000 तरह के आइटम खरीदो, लेकिन अकाउंट्स में उस 1000 तरह के आइटम के खरीदने के लिए क्या टर्म है, परचेस। लेकिन लैंड के लिए परचेज नहीं लिखेंगे, बिल्डिंग के लिए परचेज नहीं लिखेंगे, है ना, फर्नीचर, क्योंकि वो असेट से अलग, राइट, उसका लॉन्ग टर्म का मामला है, तो वो परचेज में नहीं आएगा। वो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ऐसे ही कहलाएगा। लेकिन जो सामान, माल जिसको बेचकर या जिसको हम कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट बना के बाजार में बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसी कुछ भी चीज खरीदी तो उसके लिए पूरी अकाउंटिंग में क्या टर्म है, एक, परचेज। हेलो हेलो हेलो, हाँ, जिनको बोलने में शर्म आती है सर फोड़ लो अपना, आओ आगे। तो परचेजेस हो गई साहब। तो अगर सेल कैश और क्रेडिट है तो परचेज भी कैश और क्रेडिट हो गई, यस और नो? नोट कर लीजिए, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। बताने की जरूरत नहीं सर, स्मार्टली पढ़ा रहे हो आप। कैश परचेज मतलब जैसे कैश सेल में इमीडिएटली हमको पैसा रियलाइज होता है, वैसे ही कैश परचेज में हमको इमीडिएट पेमेंट करना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कैश परचेज मतलब, लिख लो, एक लाइन आएगी, व्हेन गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट इज मेड इमीडिएटली। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड पेमेंट इज मेड immediately is termed as cash purchase, and credit वही उधार। क्रेडिट परचेज क्या है वो भी लिख लीजिए, when goods are purchased but payment will be made in near future। जब हमने गुड्स तो परचेज आज कर लिए हैं लेकिन पेमेंट हम करेंगे नियर फ्यूचर में, तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट परचेज। तो जैसे क्रेडिट सेल से एक टर्म का जन्म हुआ था डेटर, अब हमारे यहां पर जन्म होगा क्रेडिटर्स, राइट। तो ये कौन है, डेटर कौन थे, जिनको हमने उधार माल बेचा था, पैसे मिलेंगे। तो क्रेडिटर कौन है, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है और हम उनको भविष्य में पैसे चुकाएंगे। डेटर हमारी करंट असेट है, तो क्रेडिटर हमारी करंट लाइबिलिटी है। जो देना है वो लाइबिलिटी है, जो मिलना है एक तरीके से वो असेट है, राइट। तो लिख लीजिए क्रेडिटर्स, लिखाता हूं, द पार्टीज फ्रॉम होम, the parties from whom goods, commodity
and services, goods, commodity and services were purchased on credit, were purchased on credit, but the payment will be made to them, but the payment will be made to them in near future. They are termed as creditors. They are termed as creditors. राइट? जिन पार्टी से आपने उधार माल खरीदा है, सर्विसेज उधार ली हैं, पैसा हम भविष्य में उनको चुकाएंगे, वो हमारे क्या हैं बच्चों? क्रेडिटर्स, राइट? और वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी। जैसे करंट असेट थी वैसी क्या है? करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट था स्टॉक। ये समझना जरूरी है, क्या है स्टॉक? सबको पता है, द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एंड अनयूज्ड is known as stock। या इसका पॉजिटिव डेफिनेशन लिखें तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड टू बी यूज फॉर अर्निंग रेवेन्यू इज नोन एज स्टॉक। दूसरी डेफिनेशन ज्यादा, दोनों का मतलब एक है लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अनयूज्ड अनसोल्ड मतलब क्या खराब है तो गलत हो जाता, तो अपन पॉजिटिव वाली डेफिनेशन लिखेंगे, राइट? लिखिए द गुड्स रेडिली अवेलेबल फॉर, ऐसा लिखो, हाँ वो लिखी रहने दो, और करके है को लिख लो, उसको काटो मत, वो गलत नहीं है, ये पॉजिटिव है। द गुड्स अवेलेबल फॉर यूज्ड इन द बिजनेस और सेलिंग पर्पस, हाँ वही स्टॉक बता रहा हूं। द गुड्स अवेलेबल फॉर यूज एंड सेलिंग पर्पस in the business is known as stock, is known as stock। Got it? नेक्स्ट टर्म आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और लिखिए अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट टर्म अकाउंटिंग ईयर। क्या होता है सर? सर फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च। हाँ रशिश, अकाउंटिंग ईयर नहीं, वो फाइनेंशियल ईयर है बिटिया, लेकिन वो अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है, तो एक्सेप्टेबल आंसर। यस, सुनिए अकाउंटिंग ईयर क्या है? पीरियड ऑफ 12 months फॉर विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी मेंटेन और इन विच द ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस विल बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर फर्दर रेफरेंस for calculating profit loss, knowing our assets and liability is known as accounting year। लिखिए a period of 12 month, a period of 12 month decided for recording of business transactions, a period of 12 months decided for recording of business transactions in the books of accounts is known as accounting year। राइट?
सालाना हिसाब होता है, जैसे एकेडमिक ईयर होता है, जैसे कैलेंडर ईयर होता है, वैसे क्या होता है अकाउंटिंग ईयर। एकेडमिक ईयर आज का इस जुलाई से शुरू होके अगले जून में खत्म होता है। कैलेंडर ईयर आपका 1 जनवरी से शुरू होके 31 दिसंबर होता है, राइट। वैसे ही अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। तो अकाउंटिंग ईयर एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ, आप डिसाइड करो, दिवाली से दिवाली, होली से होली, यू वांट। लेकिन इसके साथ एक है फाइनेंशियल ईयर, लिखो फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या है? ये भी पूरा सेम टू सेम है, लेकिन इसमें डेट फिक्स है, राइट। हिंदुस्तान के लिए पूरे ये क्या है? पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च पे जाकर खत्म होने वाला अकाउंटिंग पर्पस के लिए डिसाइड किया गया साल क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ईयर, राइट। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम डिसाइड नहीं करते, लेकिन अकाउंटिंग ईयर हम हमारे मन से डिसाइड कर सकते हैं। बट सुनो, सरकार को इस अकाउंटिंग ईयर से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को सारी इंफॉर्मेशन किस पीरियड के हिसाब से चाहिए? फाइनेंशियल ईयर। तो पूरे हिंदुस्तान में मोस्टली लोगों ने अकाउंटिंग ईयर भी क्या बना लिया है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो नाउअडेज द अकाउंटिंग ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर रिमेन्स द सेम, बट फॉर योर नॉलेज अकाउंटिंग ईयर कैन बी डिफरेंट बट फाइनेंशियल ईयर इज फिक्स्ड। तो 12 महीने का वो पीरियड जिसके लिए आप पूरी अकाउंटिंग करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, वो होता है अकाउंटिंग ईयर। लेकिन फिक्स पीरियड 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक के लिए हम उस पीरियड को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। कंट्री का अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा ऐसे है ना, थोड़ा सा अलग है। अभी जैसे बात चल रही है कि अब पूरे जगहों में, अपने यहाँ हिंदुस्तान में तो कैलेंडर ईयर को ही फाइनेंशियल करेंगे, लेकिन बहुत सारे जगहों में, कुछ कंट्रीज में अलग है, बट 60% कंट्रीज में यही है 1 अप्रैल से 31, क्योंकि अंग्रेजों ने आधी से ज्यादा दुनिया पे शैली राज किया है ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से सब सेटिंग कर ली, तो वही चलता आ रहा है ऐसे, है ना। बट हमारे वहां तो अभी ये है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जब बदलेगा तब देखेंगे, राइट। नेक्स्ट लिखिए, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। आज रोज आपको रोज 10-12 नई टर्म्स, 15 टर्म्स सीखने को मिलती जाएगी। 3-4 दिन में हम 50 टर्म्स कर लेंगे, फिर मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 1, फिर आएंगे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन। बिल्कुल सिस्टमेटिकली एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, कुछ छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट लिखिए, लाइबिलिटीज। बहुत जरूरी टर्म है। मैं तो बच्चे बैठते ना, मैं टाइम नहीं निकालता हूं, आगे बढ़ूंगा। लाइबिलिटीज, सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, आपके दोस्त, सहेली, सहेला कोई भी यहां आना चाहते हैं तो उनको जल्दी ज्वाइन करा लें, राइट। क्योंकि फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम, तो फिर उनको वीडियो देख के सीखना पड़ेगा, इतनी बार वापस नहीं पढ़ा सकते, राइट। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होती है बताइए? क्या होती है लाइबिलिटीज? any monetary obligation which is payable by the business in near future to the rest of the world is termed as liability। बहुत सरल भाषा में, जो कुछ भी आपको या बिजनेस को भविष्य में किसी को मॉनेटरी टर्म में चुकाना है, जब तक आप उसको चुकाओगे नहीं, वो क्या कहलाएगी? आपकी लाइबिलिटीज। आपने माल खरीदा और पैसे नहीं दिए, तो जब तक पैसे नहीं दिए वो अमाउंट आपकी क्या है? आपने मुझसे पढ़ लिया और मेरी फीस नहीं दी, जब तक नहीं दोगे क्या कहलाएगी? लाइबिलिटीज, राइट। आपने घर खरीदा और उसकी किस्तें जब तक पूरी नहीं होगी, वो अमाउंट जो आपने लोन लिया क्या है? आपकी लाइबिलिटीज, राइट।
आपने किसी दोस्त से पैसा उधार लिया और जब तक नहीं चुकाया वो क्या है आपकी, बोलो सब लोग। और आपके पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, आपको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और आप बुढ़ापे में उनका साथ नहीं दोगे तो फिर वो पूरे अगले जन्म तक क्या रह जाएगी, वो लाइबिलिटीज। आपका ये देश है भारत जिसमें आपका जन्म हुआ और आप इसके प्रति ईमानदार और इसके लिए काम नहीं करते हो, तो जो वो भी क्या है आपकी लाइबिलिटीज। एज ए स्टूडेंट आपकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट लाइबिलिटी एज ए स्टूडेंट? नहीं, लाइबिलिटी क्या है एज ए स्टूडेंट आपके लिए, क्या सबसे बड़ी लाइबिलिटी है एज ए स्टूडेंट? कम अगेन रशीश। स्टडी। चलिए ठीक बात है। एज ए स्टूडेंट योर बिगेस्ट लाइबिलिटी इज टू अर्न नॉलेज एंड क्रिएट विजडम एंड रिस्पेक्ट योर ऑल एल्डर. This is the first liability. As a teacher, what is my liability? In the capacity of the teacher, to teach my subject honestly, effectively, and to impart some wonderful virtues of life which will make future citizens. मेरे साथ जब पढ़ोगे, आज पहली बार, मैं दूसरी बार शायद छोटी सी बात, एक बार पहले मैंने की थी कुछ बातें, ये आपको सीखने को मिलेगी. एंड दिस small sessions of 2-3 minutes in between will abide you and will give you the right direction. कई बार बहुत छोटे बच्चे हो, टीनेजर्स हो, बहुत मन भटकता है, न जाने क्या क्या दिमाग में विचार आते हैं, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा लगता है, राइट? लोग कहते हैं ना अकाउंट्स पूरी जिंदगी का सब्जेक्ट है, पूरे अकाउंट्स में पूरी लाइफ बता सकता हूं मैं, पूरी लाइफ एंड तक, पैदा होने से लेके एंड तक. आखिरी में बोलता है हिसाब किताब होगा, तो अकाउंट्स में क्या होता है? हिसाब किताब ही तो होगा. आपके पाप और पुण्य का बैलेंस किया जाएगा तो बैलेंस शीट बनेगी कि बेटा कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया. खैर अभी इतनी आगे नहीं सोचना, लेकिन क्यों नहीं सोचना, हम इंसान है, समझदार है, बेवकूफ थोड़ी है. हम सही राह पे चलेंगे, हम अच्छे काम करेंगे और हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो हम अपना परिवार, अपना खुद का, अपना देश का नाम ऊपर करेंगे. बुरे काम करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है. एक छोटी सी बात बताता हूं, सब कुछ बुरे की व्यवस्था ऑटोमेटिक है और अच्छे के लिए बहुत एफर्ट्स करना पड़ता है. नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक पढ़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन पढ़ने के लिए एफर्ट्स डालना पड़ता है. बॉडी बनानी है, एफर्ट्स करना पड़ेंगे. नहीं बनानी, ऑटोमेटिक व्यवस्था, पड़े रहो, 10 बजे उठो, चाहे जो खाओ, चाहे जैसे पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं. स्वास्थ्य सुधारने के लिए रोज एफर्ट्स करना है और बिगाड़ने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करना है. अच्छी पढ़ाई करने के लिए रोज एफर्ट्स करना है और नहीं करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करना है. बिगड़ने के लिए सारी व्यवस्था इस दुनिया में, सुधरने के लिए रोज एफर्ट्स करना है. दोस्त को इसके लिए मना करो, उसके लिए मारे, नहीं ये गलत है, ये सही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइफ को सही, ये जो टिक, इसके लिए एफर्ट्स चाहिए और इसके लिए नो एफर्ट्स. ऑटोमेटिक व्यवस्था है आपके लिए. बिगड़ने की व्यवस्था ऑटोमेटिक है, सुधरने की प्रोसेस है. ना पढ़ने की व्यवस्था ऑटोमेटिक है, पढ़ने के लिए एफर्ट्स चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सीखो इस चीज को. तो हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटीज. व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? तो लाइबिलिटीज, अभी हम अकाउंट्स की भाषा में बोले तो मॉनिटरी ऑब्लिगेशन पेबल बाय द बिजनेस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन नियर फ्यूचर. लिखिए, ऑल मॉनिटरी ऑब्लिगेशंस, ऑल मॉनिटरी ऑब्लिगेशंस पेबल बाय द बिजनेस in near future to rest of the world is known as liabilities.
उधार माल खरीदा लाइबिलिटी, लोन लिया लाइबिलिटी, काम करा लिया पैसे नहीं दिया लाइबिलिटी, किसी से उधार पैसे लिए पैसे नहीं चुकाए लाइबिलिटी, एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दी 2-2 महीने तक लाइबिलिटीज। जो कुछ भी मॉनेटरी टर्म में आपको किसी को चुकाना है वो सब आपकी अकाउंट्स की भाषा में क्या है? liabilities. All monetary obligation payable by the business to the rest of the world in near future is known as liabilities. Liabilities के भी 2 टाइप्स है, लिखो टाइप्स। नॉन करंट लाइबिलिटी, जैसे नॉन करंट असेट है, और करंट लाइबिलिटी जैसे करंट असेट है। सिंपल सेम फंडे पे। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होगी? अगर असेट की डेफिनेशन के बेस पे नए बच्चे बताना चाहें तो क्या बोलेंगे? इफ यू अंडरस्टैंड नॉन करंट असेट, उसी बेस पे अगर नॉन करंट लाइबिलिटी है तो क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट। द लाइबिलिटी विच, सुन लो, विच इज पेबल बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर लॉन्गर पीरियड इज नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। आपने अपनी बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी, उसको 5 साल में पैसा चुकाएंगे। आपने लैंड खरीदी, उसको 10 साल में पैसा चुकाएंगे। आपने लोन लिया हुआ है, तो ये सब कुछ क्या कहलाएगी? आपकी नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्या कहलाएगी? बोलो। नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लिखिए, ऑल द लाइबिलिटीज पेबल बाय द बिजनेस, all the liabilities payable by the business beyond the period of 12 months or in other words any long term monetary obligation is termed as non-current liability, is termed as non-current liabilities. Example, home loan, business loan, right? All are long-term लाइबिलिटी। और भी है लेकिन अभी लिखूंगा तो आपको समझ, जैसे मैं बोल देता हूं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि आप इसको 2 साल, 5 साल, 7 साल में चुकाएंगे। लेकिन इन टर्म्स की अभी आपको समझ नहीं तो मैंने लिखाया नहीं। जैसे जैसे आगे आएगा समय मैं लिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि ये क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट लिखिए, करंट लाइबिलिटीज। तो बहुत ही आसान है, सभी बता देंगे। जो लाइबिलिटी 12 महीने से कम के टाइम में जल्दी से बिजनेस को चुकाना जरूरी है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, डे टू डे बिजनेस का हिस्सा है, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल सुन ले पहले, मान लो आपने माल उधार लिया तो उसने आपको 1 महीने की क्रेडिट दी, तो वो क्रेडिटर आपकी करंट लाइबिलिटी है, राइट। आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया बैंक से, राइट, तो आपको 15 दिन, महीने भर के अंदर चुकाना पड़ेगा, वो आपकी करंट लाइबिलिटी है। आपने किसी से काम करवाया, राइट, उसको पैसा देना 10-15 दिन में, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी है, राइट। आपने शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे ही, अरे यार 10,000 भेज दे, 8-10 दिन में भेज दूंगा, तो वो आपकी क्या है? करंट लाइबिलिटी है। खर्चा कर दिया, उसका पेमेंट 15 दिन 20 दिन बाद दोगे, वो आपकी क्या है? छोटे पीरियड की लाइबिलिटी जो जल्दी से आपको चुकाना पड़ेगी और वो बिजनेस का रेगुलर पार्ट का हिस्सा है, वो क्या कहलाती है? करंट लाइबिलिटी। लिखिए, एनी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन पेबल बाय द बिजनेस, any monetary obligation payable by the business within the period of
लेस देन 12 month that is in short term is known as current liabilities, is known as current liabilities. Example, creditors, bills payable, जो आपको नहीं आएंगे समझो मैं बताऊंगा, है ना, क्रेडिटर में बता चुका हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उधार लेते हैं ना 2-4 महीने 6 महीने के लिए बन, these all are current liabilities. क्लियर? यहां पर हम आ गए हैं, आज की कक्षा को यहां रोकेंगे, समय पता नहीं लगता, हो गए 6-10। कल जहां आज रोका हूं इसमें कुछ टर्म्स आपको छोड़ दिए हैं, वहां से शुरू करते हुए आगे बढ़ूंगा। कल कम से कम मैं 15 नए टर्म्स आपको और पढ़ाऊंगा, मिनिमम 15 से 18। छुट्टी नहीं करना, फिर आपकी मर्जी, मैं आपके लिए कुछ आगे नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो कल टर्म्स हम बहुत सारी कल पढ़ लेंगे, तो शायद कल टर्मिनोलॉजी काफी हद तक कवर हो जाएगी कल तक, राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, बाय। Thank you, sir. बाय बेटा, बाय बेटा, Thank you, sir. बाय। Thank you.